यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछो चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मेरे प्रिय छात्रों, आज का जो वर्णमाला में आज जो भाग दूसरा है, इससे पहले एक भाग हो चुका है। अगर आपको ये वर्णमाला अच्छी तरीके से समझनी है तो इसका जो पहले वाला भाग है उसको जरूर देखें इस चैनल पर, और इसके बाद ये दूसरा भाग है। यह सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और यूपी पुलिस में भी जो हिंदी आती है उसके लिए भी है, पटवारी के लिए है। हाल फिलहाल में अभी जो चल रहा है वो एसएससी जीडी के लिए भी है, डिटेल में है। तो देखते हैं इसको। अगर देखा जाए वर्णमाला जो चल रही है, इसमें जो सेकंड पार्ट है ये, और पहला हम देख चुके हैं, और उसको समझ लें क्योंकि तभी आपको कुछ बातें समझ में आएंगी, नहीं तो आपको लगेगा कि बीच में से कहाँ ये प्रारंभ हो गया है। और देखा जाए तो इसमें हम पढ़ रहे हैं कि मुख्य प्रश्न के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं। एक हेडिंग है क्या कि मुख्य प्रयत्न के अनुसार, मुख्य प्रश्न के अनुसार स्वरों के भेद। कई सारे स्वरों के भेद होते हैं, उसमें से एक है कौन सा, मुख्य प्रश्न के अनुसार स्वरों के भेद। जब भी प्रश्न आए कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इनका जो प्रकार है वो कितने हैं, तो 4 है। जिसमें एक होता है जिसे कहते हैं विव्रत स्वर, एक होता है जिसे कहते हैं विव्रत स्वर। देखिए, थोड़ा हम हिंदी को डिटेल में देख रहे हैं क्योंकि यूपीएसआई में हिंदी डिटेल में आती है और एमपीएसआई में आती है। हो सकता है जीडी में ये ना आए, लेकिन कहने को कि ऑनलाइन पेपर चल रहे हैं तो कुछ भी आ सकता है। दूसरा एक होता है अर्ध विव्रत स्वर। पहला था विव्रत स्वर और दूसरा है अर्ध विव्रत स्वर। एक तीसरा होता है जिसे कहते हैं संवृत स्वर, और एक चौथा होता है जिसे कहते हैं अर्ध संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर। तो याद रखेंगे जब भी प्रश्न आए कि मुख्य प्रत्यय के अनुसार कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। नंबर 1 विव्रत स्वर, नंबर 2 अर्ध विव्रत स्वर, नंबर 3 संवृत स्वर, और नंबर 4 कौन सा है, तो अर्ध संवृत स्वर। अगर देखा जाए यहाँ विव्रत लिखा है, यहाँ अर्ध विव्रत लिखा है, तो अर्थ का मतलब ही क्या होता है, अर्थ का मतलब होता है आधा। मतलब इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, इससे कैसा है, आधा। जैसे यहाँ समृद्ध लिखा है, इससे ये कैसा है, आधा। अब विव्रत का अर्थ क्या होता है, तो विव्रत का अर्थ होता है खुलना। क्या होता है, खुलना। अच्छा, और समृद्ध का अर्थ क्या होता है, समृद्ध का अर्थ होता है बंद करना। तो ये हम याद रखेंगे क्योंकि तभी परिभाषा हम इनकी क्या याद कर पाएंगे। अच्छा, ये खुलना है तो ये फिर क्या है, आधा खुलना। ये क्या है, आधा खुलना। और ये फिर बंद करना है तो ये अर्थ लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, आधा बंद होना। ये हमको बातें याद रखनी है। इसकी परिभाषा क्या हो गई, विव्रत स्वर उस स्वर को कहते हैं जिसमें मुख का आकार पूरा खुल जाता है, जिसमें मुख का आकार पूरा खुल जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विव्रत स्वर। और अर्धविव्रत क्या होता है, जिसमें मुख का आकार आधा खुलता है। अब यहाँ तो केवल एक ही होता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बड़ा आ। जब बड़े आ को बोलते हैं तो मुख का आकार पूरा खुल जाता है, आ, इसमें मुख का आकार पूरा खुल जाता है, उसी को क्या कहते हैं, विव्रत स्वर कहते हैं। अर्ध विव्रत जो होता है इसमें एक तो आता है छोटा आ, क्योंकि छोटे आ को बोलते हैं और बड़े आ को बोल के देखेंगे तो बड़े आ में क्या होता है, आ, तो मुख का आकार पूरा खुल गया, और छोटे आ में आ, तो इसमें मुख का आकार आधा खुलता है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, तो यहाँ पर आ जाता है आ। इसके अलावा एक चीज और होती है यहाँ पर, एक होता है ए और एक क्या होता है, ओ। ये भी हमको क्या याद रखना है। तो आ, ए और कौन सा है, ओ। लेकिन एक बात और याद रखनी है कि यहाँ जो ए होता है वो छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, और यहाँ वो छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। अब इसकी ट्रिक भी देखेंगे क्यों ये बड़े होते हैं। और इनको बोलने में क्या होता है, मुख आधा खुलता है, जैसे आए और ये क्या है, आओ। अच्छा, बंद संवृत स्वर की परिभाषा क्या है, तो वह स्वर जिसको बोलने में मुख का आकार बंद हो जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे संवृत स्वर कहते हैं। लेकिन ऐसा तो अगर हम मुख को बंद कर लेंगे तो कोई स्वर बोल ही नहीं पाएंगे।
है। अगर आपने मुख को बंद कर लिया तो कोई स्वर बोल ही नहीं पाएंगे। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो याद रखना, बंद कर लोगे तो फिर कोई अक्षर बोल ही नहीं पाओगे। तो यहाँ एक शब्द आप लिखना जिसे कहते हैं लगभग। मतलब लगभग इसमें क्या रहेगा? बंद रहेगा। जैसे बोल के देखेंगे छोटी ई। अच्छा, ई को बोल के देखो, क्या बोल रहे हैं? ई। और जैसे ई बोलते हैं तो थोड़ा सा आकार खुलता है, लेकिन जब आ बोल रहे थे तो आकार ज्यादा खुल रहा था, बड़ा आ बोल रहे थे तो सबसे ज्यादा खुल रहा था। तो लगभग ही खुलता है। अगर ई रहेगी तो एक बात याद रखना, क्या आएगी? बड़ी ई भी आएगी, क्योंकि जहाँ छोटी ई में भी कम है तो बड़ी ई में भी क्या है? कमी है। इसके अलावा एक है जिसे कहते हैं छोटा ऊ, और एक और है जिसे कहते हैं बड़ा ऊ। तो याद रखना कि जो समृद्ध स्वर है ये कितने होते हैं? तो ये चार हैं: छोटी ई, बड़ी ई, और कौन सा है? छोटा ऊ, और क्या है? बड़ा ऊ। इसमें क्या है? मुख का आकार लगभग बंद हो जाता है। अगला कौन सा है? अर्ध समृद्ध स्वर। इसमें एक आता है ए, और एक आता है ओ। क्या हमें याद रखना है, क्योंकि ए में क्या होता है? आधा बंद हो जाता है। अच्छा, एक बात ध्यान से देखो, अगर यहाँ एक आपको चीज दिखाई दे रही होगी कि अगर हम मुख को, ये वाली चीज पढ़ो, यहाँ क्या लिखा है? आधा खुलता है। यहाँ क्या लिखा है? आधा बंद होता है। इसमें क्या अंतर है? अगर देखा जाए, जैसे ये गिलास है, और ये गिलास क्या है? आधा भरा हुआ है, और आपसे पूछा जाए आधा भरा हुआ है कि आधा खाली है, तो यहाँ तो दोनों आंसर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी क्या देखते हैं कि आधा भरा हुआ है, इसलिए कहते हैं कि पॉजिटिव हिसाब से सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? इन दोनों में क्या अंतर है? ये ए और ये ए में क्या अंतर है? आधा बंद होता है, आधा खुलता है। अगर ये ए बोलते हैं ए, तो बंद होके खुलता है, और ये बोलते हैं आए, तो खुलकर क्या होता है? बंद होता है। यही इसमें क्या है? अंतर है। अच्छा, ये तो आपको अच्छे तरीके से याद हो ही गया होगा, इसमें तो पूरा ही खुलता है। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद होगा। अब समस्या इनमें आ रही है तो इनके लिए ट्रिक समस्या है कि यहाँ पर कितने हैं? तो तीन है। यहाँ पर कितने हैं? तो दो हैं। ज्यादा किसमें? यहाँ है। अरे ज्यादा है तो बड़े भी हैं, ज्यादा के साथ बड़े लगा दो, आ के साथ ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, और ये कैसे हैं? तो छोटे हैं। तो ये एक था कि मुख्य प्रश्न के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं। अब बात आती है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पर कैसी हैं? तो छोटी छोटी सी हैं जो पूछ लेते हैं। जिसमें एक होता है जिसे कहते हैं क्या? जिसे कहते हैं अनुस्वार। क्या पढ़ेंगे हम अगला? एक होता है जिसे कहते हैं अनुस्वार। एक दूसरा होता है जिसे कहते हैं अनुनासिक। ये भी आप क्या कहते हैं? नासिक, ये सही दिख रहा होगा। एक तीसरा और होता है जिसे कहते हैं निर्नुनासिक। कौन सा है ये? निर्नुनासिक। और एक और होता है जिसे कहते हैं विसर्ग। तो कौन कौन से हो गए? एक है अनुस्वार, फिर एक है अनुनासिक, और एक है निर्नासिक, और एक और कौन सा है? विसर्ग। इसके अलावा एक हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या? अर्धस्वर। क्या पढ़ेंगे? अर्धस्वर। तो यहाँ से क्या है? प्रश्न बन जाते हैं। अब सुन लो ध्यान से, जो अनुस्वार होता है, ये अनुस्वार का मतलब क्या है? अनुस्वार का मतलब है कि जहाँ पर बिंदी आए, जहाँ पर क्या आए? जहाँ पर क्या आ जाए? जहाँ पर बिंदी आ जाए। ये जो बिंदी होती है ये किसकी होती है? अनुस्वार की होती है। कैसे? जैसे बोलते हैं संग, और जब संग लिखते हैं तो यहाँ पर क्या लगाते हैं? बिंदी लगाते हैं। जैसे लिखते हैं चंचल, तो यहाँ पर क्या आती है? बिंदी आती है। और ये बिंदु का नाम क्या है? इस बिंदु का नाम है शीर्ष बिंदु, क्योंकि ऊपर की साइड है, शीर्ष पर है, तो इसलिए नाम दे दिया क्या? शीर्ष बिंदु। अनुस्वार क्या है? कि जिसके ऊपर बिंदी आती है वो सबके सब क्या कहलाते हैं? अनुस्वार कहलाते हैं। जैसे एक और लिखा है कौन सा? डंडा। जैसे एक और लिखा है कौन सा? कंगा। तो बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। तो एक बात याद रख लेना क्या? कि जिसके ऊपर बिंदु आता है वह क्या कहलाता है? वह अनुस्वार कहलाता है। ध्यान से देखना, थोड़ा सा अलग है ये। इसके अलावा एक बात और याद रखनी है कि जब इसको बोलते हैं तो अधिकांश जो उच्चारण होता है वो नाक की सहायता से अधिक होता है। नाक से बोला नहीं जाता, नाक की सहायता से अधिक होता है। पर यहाँ पर इसको जब बोलेंगे अनुनासिक को, तो पहली बात तो ये है कि ये इसके लिए हम क्या लगाते हैं? तो चंद्र बिंदु लगाते हैं। और इसमें ये बात याद रखना कि यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर नाक और मुंह दोनों की क्या ली जाती है? सहायता ली जाती है। इसमें कौन कौन से होते हैं? जिसमें एक तो जैसे लिख देते हैं क्या? चांद। तो जब चांद को लिखते हैं तो चांद के ऊपर जो चिन्ह बना हुआ है, यह चिन्ह होता किसका है? तो यह चिन्ह याद रखेंगे, यह चिन्ह चंद्र बिंदु का होता है। इसको क्या बोल देते हैं? तो
चंद्र बिंदु बोलते हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे एक लिखा हुआ है कौन सा, दांत, तो दांत लिखते हैं। जैसे एक और लिखा हुआ है कौन सा, आंगन, तो इससे भी आता है। तो आप तो याद रखनी है, पेपर में ऐसे आएगा कि ये दांत शब्द क्या है, अनुस्वार है कि अनुनासिक है। तो देखना चंद्रबिंदु लगा है, अगर चंद्रबिंदु लगा है तो अनुनासिक, और नहीं लगा है तो क्या है। अब हमें एक बात और याद रखनी है, कौन सी, निरनुनासिक। निरनुनासिक क्या होता है, जिसपे ना तो बिंदु होता है, ना जिसपे चंद्रबिंदु होता है, और यह केवल मुंह से बोला जाता है। केवल किससे, मुंह से। तो ये भी याद रखना, जैसे ये केवल नाक से बोला जाता है, और उच्चारण अधिक होता है नाक का, ये नाक और मुंह दोनों से। और यह केवल किससे, मुंह से, क्योंकि पेपर में ऐसे कई बार आ चुके हैं। और इसमें ना बिंदु आता ना चंद्रबिंदु आता है, सिंपल से नाम होते हैं। जैसे लिखा है राम लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है मोहन लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है सीता लिखा है। तो सीधी सी बात है, और भी कई सारे होते हैं। बिंदु आए तो अनुसार, चंद्र बिंदु आए तो अनुनासिक, कुछ भी नहीं आए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसको कहते हैं निर्नुनासिक। अब एक चीज समझ लो ध्यान से, एक बार प्रश्न ये आया था कि ये जो स्वर होते हैं, अगर इन स्वर को अनुनासिक बनाए तो कैसे बनाए। तो ये अभी तो आ है, और ये क्या है, बड़ा आ है। ये क्या है, छोटी ई है। ये क्या है, बड़ी ई है। अगर ध्यान से देखोगे, इस आ को अगर हम चंद्र बिंदु लगा दें तो ये अनुनासिक बन जाएगा, तो ये बन गया। इसको भी तो ये भी बन गया, इसको तो ये भी बन गया। लेकिन समस्या ये है कि इसको कैसे बनाएंगे, ये बड़ी ई को कैसे बनाएंगे। तो याद रखना कि यहाँ चंद्र बिंदु तो लग ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पर क्या रखना है, यहाँ पर आपको केवल बिंदु ही रखना है। जैसे इसके बाद और है, जैसे छोटा ऊ है, क्या है, बड़ा ऊ है, तो यहाँ तो ठीक है चंद्र लग जाएगा, यहाँ भी ठीक है चंद्र बिंदु लग जाएगा। लेकिन समस्या ये है, जैसे री है तो यहाँ भी लग जाएगा, लेकिन समस्या ये है कि अगर ए आ गया तो भी लगा दोगे, लेकिन ए आ गया तो क्या करोगे। तो याद रखना, जहाँ पहले से जगह खाली नहीं है वहां पर केवल बिंदु लगा देना। समस्या ये आ गई कि बिंदु तो लगा दिया, लेकिन ये बिंदु है किसका, अनुस्वार का है कि अनुनासिक का, क्योंकि बिंदु किसका होता है, तो बिंदु तो अनुस्वार का होता है। तो फिर कैसे करेंगे, तो ये देखना कि नाक का उच्चारण अधिक हो रहा है क्या। तो यहाँ ए को बोलोगे तो नाक का उच्चारण नहीं है, लेकिन यहाँ चंचल, संग, या फिर डंडा, कंगा बोलोगे तो नाक का उच्चारण अधिक है, बोलकर देखना। अच्छा, अब एक बात और सुन लो ध्यान से, तो ये तो समझ में आ गया होगा। अभी ये क्या है, अनुस्वार है कि अनुनासिक है, तो ये मत देखना बिंदु होता है, ये देखना कि बोला कैसे जा रहा है। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए कि ये लिखा हुआ है क्या, विसर्ग। विसर्ग में हम पढ़ते हैं कि दो बिंदी लगाते हैं, वो क्या कहलाता है, विसर्ग कहलाता है। और ये क्या है, इसका जब आप पढ़ोगे तो लास्ट का जो उच्चारण होता है वो हा का होता है। जैसे लिखा हुआ है प्राता, प्राता में लास्ट में दो बिंदु लगती है, अंतिम में दो बिंदु लगाते हैं। तो ये दो बिंदु जो होते हैं वो किसके होते हैं, ये बिंदु आपके विसर्ग के होते हैं। जैसे लिखा है क्या, अतः, तो यहाँ भी जो बिंदु हैं वो किसके हैं, ये बिंदु सबके सब किसके हैं, ये सब बिंदु विसर्ग के। तो ये क्या, विसर्ग का हा का इसमें क्या होता है, उच्चारण होता है। अगला है अर्धस्वर। अच्छा, अर्धस्वर कौन से होते हैं, अर्धस्वरों की संख्या दो होती है, जिसमें एक होता है या और एक होता है वा। आदेश्वर है, इनको यही पूछ लेते हैं कि संख्या दो है, कौन कौन से हैं, या और वा। ये पूछ लेते हैं या किससे बनता है, तो ई और आ से। वा किससे बनता है, तो ऊ और आ से। ये हमको बात याद रखनी है। तो यहाँ से ऐसे कई सारे प्रश्न आ जाते हैं जो इसमें हमें याद करने पड़ेंगे। अब एक चीज और देख लो, यहाँ एक चीज और रह गई थी। एक और शब्द आता है जिसे कहते हैं, जिसे कहते हैं अयोग बाहा। क्या कहते हैं जिसे, अयोग बाहा। ये कई बार पूछा जा चुका है कि अयोग वाह क्या है। देखिए, अयोग वाह की जो संख्या होती है, अयोग वाह की जब हम संख्या पढ़ते हैं तो इनकी संख्या होती है दो। और ये कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है आ के ऊपर बिंदु, और एक होता है आ के बाद में बिंदु। इनके बारे में एक विद्वान थे जिनका नाम था किशोरी दास वाजपेयी। किशोरी दास वाजपेयी। तो किशोरी दास वाजपेयी ने ये बताया था कि ये ना तो स्वर हैं, ना तो स्वर हैं, और ना ये व्यंजन है, और ना ये क्या है, व्यंजन है। और जब आवश्यकता पड़ती है तो स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। अच्छा, आ के ऊपर जो बिंदु रखा है, इस बिंदु को यहाँ पर नाम दिया है, इस बिंदु को कहते हैं शीर्ष बिंदु। और ये आ के बाद में बिंदु रखा, तो साइड में रखा हुआ है, तो इसका एक नाम दे दिया है, इसे कहते हैं पार्श्व बिंदु।
क्योंकि पार्श माने क्या होती है, साइड होती है। अच्छा, इसको वैसे तो ये एक प्रकार का विसर्ग लगा हुआ है, ये प्रकार का क्या है, तो इसको अनुसार बोल सकते हैं। तो ये वाली बातें क्या है कि इसमें पूछी जाती है जो हमें याद रखनी। अब और बातें कई सारी इसमें और भी हैं, पर एक प्रकार से जो स्वर वाला जो चैप्टर था, अधिकांश से जो हम स्वर को देख रहे थे, तो स्वर यहाँ पर कैसा हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अगले जो भाग है उसमें हमें पढ़ना है किसको, व्यंजन। तो ये दो भाग हो चुके हैं। अगला जो भाग है उसमें हम पूरा क्या पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे, व्यंजन को पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।